हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th पे चैप्टर 1 की सीक्वेंस के साथ है वन बाय वन करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज की जो टॉपिक है हमारा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके पहले हमने आवेशों के बारे में, आवेशों के गुण, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेशों का वितरण मीन्स, इसके अलावा हमने जस्ट पीछे वाली वीडियो में, इसके पिछली वाली वीडियो में वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ और वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ाया है। और अगर आपको इसके पहले वैद्युत क्षेत्र नहीं आ रहा है, आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ इसके जस्ट पहले वाली वीडियो उसको देखें, तो आपको वैद्युत क्षेत्र आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि जो टॉपिक हमारा स्टार्ट है वो वैद्युत क्षेत्र से है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर रिलेट करना चाह रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या था। हम कहे थे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य किसी धन बिंदु परीक्षण आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यहाँ का टॉपिक जो हमारा है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमने कहा कि जब आवेश के क्षेत्र में, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में किसी हम बिंदु आवेश को लाते हैं, बिंदु धन परीक्षण आवेश को लाते हैं, तो क्या वह सभी जगहों पर एक जैसा ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, या अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग बिंदुओं पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब एक आवेश के वैद्युत क्षेत्र में अन्य कोई आवेश आएगा, उसका डिस्टेंस कम ज़्यादा होगा उसके साथ, दूसरे आवेश के साथ। तो डिस्टेंस के बदलने के साथ साथ प्रत्येक बिंदु पर उनके बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण भी परिवर्तित होगा। और जब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल परिवर्तित होगा, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगी। तो उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यह जान लिया कि किसी आवेश का जो क्षेत्र होता है उसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र बराबर नहीं हो सकता है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब वैद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है किस स्थान पर। तो अब समझिए ऐसे कि एक आवेश का अपना एक क्षेत्र था, उसमें हम एक एकांक आवेश लेकर आते हैं जिसका अपना कुछ नहीं है, जिसका अपना कुछ नहीं है, एक साधारण है। अब उसके क्षेत्र में जाने पर जिस स्थान पर वह जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वही उसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर कार्य करने वाला या लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का फोर्स है जो एकांक आवेश और अन्य किसी आवेश के बीच में अप्लाई होता है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पर
एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने पर वह जितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, क्या कह सकते हैं कि बल लगता है, उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर आप चाहें तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में ना लाएं ना, हम डायरेक्ट सीधे इस बात को भी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकदम सिंपल में इसको भी हम नोट कर दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब हम ये मान लेते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र में हम Q0 आवेश को लेकर आते हैं। वैद्युत क्षेत्र में हम Q0 आवेश को लेकर आते हैं जिस पर F बल लगता है। क्या कह रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश पर लगने वाला बल F है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q0। इस सूत्र से भी हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र में जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इस सूत्र से भी बना सकते हैं। यदि Q0 की वैल्यू 1 कूलाम हो तो हम क्या कह सकते हैं? देखिए, एकांक आवेश वैद्युत क्षेत्र में जो ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक में वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश या 1 कूलाम आवेश को लाने पर वह जितना बल का अनुभव करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इस स्थिति में अगर Q0 बराबर 1 कूलाम है तो हमें मिल जाएगा F। इसीलिए कहा गया वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब जो हमारा टॉपिक यहाँ पर है E बराबर F से हमें प्राप्त हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कैसे सदिश या कैसे अदिश राशि है। अगर हमने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, यह सदिश राशि कैसे हुई, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर F है, यहाँ पर F वेक्टर है
F वेक्टर। हम जानते हैं बल एक सदिश राशि है, इसमें Q का भाग दिया गया है Q0 का। Q0 एक अदिश राशि है। हमको पता है कि किसी सदिश राशि में अदिश से गुणा करने पर या भाग करने पर सदैव सदिश राशि ही प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर F हमारा सदिश राशि है और Q हमारा अदिश राशि है, तो सदिश में किसी भी अदिश से भाग देने पर जो प्राप्त राशि होती है वह भी सदिश ही होती है, इसलिए E सदिश राशि होता है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि E सदिश राशि है। अगर वैद्युत क्षेत्र E सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी? तो वैद्युत क्षेत्र E अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा धनावेश के लिए बाहर की ओर होती है, ऋणावेश के लिए अंदर की ओर होती है। अगर धनावेश ऋणावेश एक दूसरे के संपर्क में है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋणावेश की ओर होती है। जैसे कहीं पर Q आवेश है, Q प्लस आवेश है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। अगर कहीं पर Q माइनस आवेश है तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। अगर दो आवेशों का निकाय है, दो आवेशों का निकाय है, जैसे एक Q प्लस आवेश है, एक Q माइनस आवेश है, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत बल के अनुदिश ही होती है। यह दिशा हमेशा प्लस आवेश से निकलकर माइनस की ओर होगी। मतलब कह सकते हैं कि दो आवेशों का अगर निकाय है तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। अब आता है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की मात्रक की बात करें, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक कैसे निकलेगा? यहाँ पर बल F है तो हम कह सकते हैं बल का मात्रक, बल का मात्रक, और बटे नीचे आवेश है तो हम कह सकते हैं आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आ जाएगा कहाँ से? बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होगा। इसकी बीमा क्या होगी? अगर हम बीमा इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान करते हैं। बीमा, जिस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं वैसे बीमा की बात कर लेंगे। यहाँ पर है F की बीमा अपान Q की बीमा, मीन्स आ जाएगा बल की बीमा, बल की बीमा अपान आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। बल की बीमा हम सभी को पता है, बल की बीमा होती है mLT पर -2 और आवेश की बीमा होती है AT। अगर इसको आगे हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा m अकेले है, यहाँ पर L भी अकेले है, ऐसे लिख देंगे। ये वाला t के पावर यहाँ पर -1 होगा, ये ऊपर +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो t के पावर -2 ऑलरेडी है, एक और हो जाएगा t के पावर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर a अकेले है, यहाँ पर पॉजिटिव एक चार्ज है, यहाँ पर a पर केवल एक धनावेश है, ऊपर जाएगा तो वह -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की बीमा हमको मिल गई mLT पर -3 और a पर -1। तो ये सभी बातें हो गई वैद्युत क्षेत्र के बारे में कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक और वैद्युत क्षेत्र की बीमा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक इसमें आता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए
मान लेते हैं कि एक Q आवेश है, एक Q आवेश है, इसके वैद्युत क्षेत्र में, इसके इलाके में, ये हमारा Q आवेश है, इसके इलाके में किसी बिंदु पर एक दूसरा आवेश लेके आया जाता है, यहाँ पर स्थित है, वह है Q0। अब ध्यान दें कि Q आवेश यहाँ पर पहले से है, ये डॉन है इस इलाके का, और अगर इस डॉन के इलाके में कोई दूसरा आएगा तो जाहिर सी बात है कि डॉन उस पर या तो आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर डॉन की बात मानेगा तो आकर्षण बल होगा, और डॉन की बात नहीं मानेगा तो क्या हुए, तो प्रतिकर्षण बल हुए। ठीक बा ना। तो डॉन की बात मान लेते हैं, जो भी क्या डॉन की बात माने चाहे जिन ना माने, लेकिन एक आवेश है और आवेश के इलाके में एक दूसरा आवेश है जिसको हम Q0 कहते हैं। ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वह स्मॉल r है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह स्मॉल r है। तो कूलाम का नियम तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कूलाम ने कहा था कि अगर दो आवेश एक दूसरे के प्रभाव में होते हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वह दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कूलाम्बिक बल क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, वह आ जाएगा F = 1/4πε0 Q0/r²। ये Q और Q0 क्या है, Q आवेश का वैद्युत क्षेत्र है जिसमें Q0 आवेश को किसी बिंदु पर लाया गया है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में हम भी पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पर E = F/Q0, F/Q0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। कहते हैं कि इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से F की वैल्यू, F का मान रखने पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा, E = 1/4πε0 Q0/r² अपान Q0। इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमें वह सूत्र प्राप्त हो गया जिसे हम ज्ञात करना चाहते थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस प्रकार से वैद्युत बल जो था वह r पर डिपेंडेंट होता था, उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब कि अगर r की वैल्यू ज़्यादा रहेगा, अगर r यह आवेश जो है वह डॉन के इलाके में बड़ा करीब रहेगा तो डॉन के द्वारा उस पर ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा। अगर ये Q0 आवेश डॉन के इलाके से दूर रहेगा तो उस पर वैद्युत क्षेत्र बहुत कम लगेगा। चाहे तो इसको हम एक ग्राफ द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक ग्राफ हम बना रहे हैं, E और R के बीच में ये जो ग्राफ बनता है वह इस प्रकार से आता है। वैद्युत क्षेत्र और R के बीच में ग्राफ अगर बनाएं, इस ग्राफ से हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जब R का मान बहुत कम था तो वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल था। जैसे जैसे R का मान बढ़ता चला गया वैसे हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र बहुत तेज़ी से घट रहा है। बाद में R का मान बहुत ज़्यादा बढ़ने पर वैद्युत क्षेत्र का मान बहुत कम हो गया, लेकिन कांस्टेंट हो गया है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि अगर हम जिस आवेश के बारे में बात कर रहे हैं, अगर उस आवेश के करीब में रहेंगे तो वह वैद्युत क्षेत्र अधिक लगाएगा, अगर उस आवेश से हम दूर लेके जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र कम लगाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर दोनों टॉपिक को बड़े आराम से कवर कर लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों को हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का पूरा टॉपिक हो गया है।
इसका अगला टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वह होता है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग इस पूरे टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स बनाइए ताकि आप बाद में आपके लिए हेल्पफुल रहे। और हम जल्द ही इसके आगे का वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।